चलो कैपेसिटर में एक्सरसाइज 2 में डाउट बताओ। एक मिनट में वो ओपन कर लेने दो। एक्सरसाइज 2 का 5th प्रॉब्लम देखो सभी। एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो ना। देखो इसमें 5th में बोला गया है, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई हुई है और उससे दो मासलेस प्लेट कनेक्ट किए गए ना। ये मासलेस है तो अभी शुरू में कोई इलॉन्गेशन नहीं आएगा ना। मासलेस है तो कोई इलॉन्गेशन नहीं आएगा। नीचे वाली प्लेट रॉड पे कनेक्टेड है ना, और ये भी अपनी जगह फिक्स रहेगा ना। ये रॉड है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है और इसकी कैपेसिटेंस कुछ सी है ना। सी मतलब कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर जब हम इसको चार्ज देंगे, मान लो यहाँ कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये नीचे ये अट्रैक्ट करेंगे ना, थोड़ा आगे आ जाएगा। ये नहीं, ये तो नहीं मूव कर सकता, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। जब यहाँ का फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस हो जाएगा ऊपर वाली प्लेट पे, तब वो रुक जाएगा ना। ये वाली प्लेट इसको कितने फोर्स से नीचे को अट्रैक्ट कर रही होगी, ऊपर वाली प्लेट को नीचे वाली प्लेट अट्रैक्ट कर रही होगी, और ऊपर वाली प्लेट पे कुछ k इंटू एक्स फोर्स लगेगा। ये मान लो नीचे को x गया स्प्रिंग, ये अगर प्लेट x गई नीचे को तो k इंटू एक्स ऊपर को फोर्स लगेगा, तो k इंटू एक्स बराबर हो जाएगा इनके बीच में अट्रैक्शन के फोर्स के। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कितना आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन, वो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे E निकाल लिया, फिर E इंटू क्यू कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, समझो। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट के। ये x आ गया, तो हमारी नई कैपेसिटी कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस एक्स ना। बाद में बीच की डिस्टेंस d माइनस एक्स रह गई ना। x की वैल्यू डाल देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम लोग c लिख सकते हैं ना। तो अगर हम d को कॉमन कर दें, ऊपर नीचे से नीचे से d कॉमन करें, तो यहाँ आ जाएगा, अब इतने पार्ट को हम c लिख देंगे। अब देखो नीचे भी c के टर्म में आंसर दिया हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो इतने पार्ट को भी हम c लिख सकते हैं।
है, बी ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। समझ आया मैंने क्या किया है? सेवेंथ बताना है? सेवन भी देख लो भाई जल्दी। ये स्पेक्ट्रम वाला बच्चा तो ज्यादा डाउट पूछता है यार, स्लो कर देता है अपन को। 7 एक्सरसाइज 1 का है, उधर किया था डिस्कस क्या? 2 मिनट लगेगा, बता ही देता हूँ यार। स्पेक्ट्रम में भेजेंगे कैसे यार, वो लोग शायद लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो तो वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं। सनमी तो वैसे काफी है ये वहां पर। देखो इसमें ये बोला गया है कि 3 कैपेसिटर लिए गए हैं, चार्ज Q is given to the second conductor of first capacitor। ना हमने यहाँ पे इसके सेकेंड कंडक्टर फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड को Q चार्ज दिया यहाँ पर। देन पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज, तो हमें पोटेंशियल पूछा गया है ना। यहाँ पे देखो टोटल जो जब हम ग्राउंडेड करके रखते हैं, देखो यहाँ पे जब हम ग्राउंडेड करके रखेंगे तो सारे प्लेट का मिला के चार्ज कितना होना चाहिए? आदित्य कहाँ गया? 0 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल और यहाँ से माइनस, दोनों साइड से मिला करके माइनस क्यू चार्ज आएगा ना। दोनों साइड से मिला करके यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। हमें पता है कि मान लो इधर से कुछ एक्स चार्ज आया है, तो इधर से माइनस एक्स, तो इधर से माइनस एक्स आएगा, माइनस क्यू प्लस एक्स, तब ना दोनों साइड का मिला करके टोटल चार्ज। हाँ हाँ वो करता हूँ करता हूँ। 1 मिनट, अच्छा रुक जाओ, अगर वो ऐसे सोचना है तो। पैरेलल किसको बोल रहा है भाई? देखो इधर, तो यहाँ पे देखो हमारा इस जगह पे आ जाएगा माइनस क्यू प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस एक्स। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ आप सोच लेने दो।
ये गड़बड़ कैसे हो रहा है? चार्ज टोटल हमारा आना है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू प्लस एक्स, अगर यहाँ से हमने माना माइनस एक्स। सर आप वो दोनों को इक्वल मत दो। इक्वल नहीं दो, इक्वल किसको किया? आमने सामने वाले प्लेट में बस इक्वल किया है। हाँ, इधर से y डालो और उधर से कोई x मान लो, फिर ऊपर हो जाता है दो वेरिएबल्स में सॉल्व करके। एक में भी होना चाहिए ना, उससे क्या हाँ, होगा? एक में भी होगा, एक में भी होगा, सही है। इधर से हमने माइनस एक्स दिया, इधर से माइनस क्यू प्लस एक्स दिया, तो दोनों का सम मिल करके हो गया ना हमारा माइनस क्यू, उतना ही आना चाहिए। फिर यहाँ पे सारा का सारा माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस एक्स, तो उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू माइनस एक्स। फिर इन दोनों का, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, इन दोनों का सम क्यू होना चाहिए ना, तो ये प्लस एक्स आ जाएगा, ये माइनस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे सभी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने टोटल मिला करके इधर से माइनस क्यू, इधर से माइनस क्यू प्लस एक्स, तो मिलके दोनों साइड का मिला के माइनस क्यू चार्ज अर्थ पे आया ना, अर्थ से आया। हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू दिया है तो ग्राउंड से टोटल कितना आना है, माइनस क्यू, तो इधर से माइनस एक्स माना, इधर से माइनस क्यू प्लस एक्स माना। अब ये जो चार्ज आएगा इस वाली प्लेट पे आ जाएगा, आउटर प्लेट पे यहाँ पे जीरो रहेगा ना, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है। यहाँ पे जितना आएगा उसका अपोजिट यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जीरो होना है, तो मतलब यहाँ कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ और यहाँ पे चार्ज नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा और यहाँ चार्ज आएगा, दोनों का सम जितना हमने दिया है, इसको कितना दिया क्यू, तो उतना कंजर्व करा दिया, तो यहाँ एक्स रखना पड़ेगा, यहाँ एक्स तो यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स तो यहाँ प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स तो माइनस एक्स, ये इधर से जो आया था। अब हमारा हर एक का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, अगर हम मान लो यहाँ से चलते हैं और पूरा यहाँ तक आते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम जब यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा पोटेंशियल कितना है, जीरो, फिर आगे गए ना, यहाँ पर अगर हम ये माने कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, क्यू बाई सी, कितने का ड्रॉप हो जाएगा, क्यू कितना है, माइनस क्यू प्लस एक्स ना, ये वाली प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट मान रहे हैं, तो उसका चार्ज बाय सी इतने का ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो गया तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर आगे गए, फिर से बोलेंगे माइनस एक्स बाय सी, फिर आगे गए माइनस एक्स बाई सी, फिर से हम कहाँ पहुंच गए, जीरो पे, यहाँ पे फिर से पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, सी इधर कॉमन होके चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आया क्यू बाय थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई, तो पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, तो अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं ना, इस पे कितना चार्ज है, एक्स की वैल्यू अगर क्यू बाई थ्री है, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई थ्री, मतलब माइनस टू क्यू बाई थ्री, मतलब ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टू क्यू बाई थ्री सी, और अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, ये वाला, समझ लो सभी, आपको पता चल गया ना, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये हाई वोल्टेज पे होगा ना, और डिफरेंस पता है क्यू बाई सी, इधर का अगर जीरो है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इधर का बोल सकते हो। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? सीरीज पैरेलल, पैरेलल किसको किसको लिया तूने? सर हाँ वो जो पहला सी है ना सर, हाँ हाँ, और वो बाकी के दोनों सी, वो पहला सी और वो बाकी दोनों सी पैरेलल में लिए, तो वो इक्विवेलेंट सी 3c/2 आता है। अच्छा अच्छा, इन दोनों को एक साथ ले ले रहा है, हाँ इन दोनों को ले लेगा तो हाँ, फिर बोल सकता है इन दोनों का सी बाई टू, और हमें तो इसका ही फाइंड करना है। हाँ, तो ये भी अच्छा तरीका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी और सी बाई टू, और ये दोनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होंगे तो जो भी चार्ज हम देंगे, यहाँ पे प्लस क्यू दिया हुआ है, तो ये एक तरह से ऐसे डिवाइड हो जाएगा ना, हमने प्लस दिया, बाकी माइनस क्यू आ जाएगा,
तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4। 1 वाला ग्राउंड से कनेक्टेड है, सामने 2 वाला होगा, फिर 4 वाला भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ऐसे आ गया है ना। और 2 वाले को हमने क्यू चार्ज दिया था ना, तो ये पैरेलल में है तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है ना क्या क्या हुआ है? नेक्स्ट बताओ। देखो ये 2 और 3 कनेक्टेड है ना, तो इनका इनका पोटेंशियल सेम है ना, इसका इसका पोटेंशियल सेम है, और 1 और 4 ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इनका पोटेंशियल भी सेम होगा ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ ना यहाँ पर, समझो ना। चलो 10th करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ अब। 10 देखो यहाँ पे, ये हमें ऐसा दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बताना है हमें। यहाँ पे E1 E2 वाली बैटरी लगी हुई है, तो एक्स और वाई में पोटेंशियल बताना है हमें। अब 1 मिनट मुझे सोच लेने दो ना, फिर करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जंक्शन लॉ लगाते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिफरेंस के लिए। यहाँ का हमने मान लिया पोटेंशियल कुछ 0 है, यहाँ का कुछ v ले लिया, यहाँ का कुछ x है मान लो, यहाँ का y है। तो एक बार इसके लिए जंक्शन लॉ लगाते हैं, x के लिए। x के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वी इंटू कैपेसिटेंस 2c। फिर इधर के लिए जब लगाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज लेना पड़ेगा, x माइनस E2 ना, तो इसका चार्ज लिखना है ना, तो x माइनस E2 इंटू 2c इक्वल टू 0। इससे ये प्लेट कनेक्टेड थी और ये प्लेट कनेक्टेड थी ना, उसका चार्ज लिखा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2c कॉमन हो जाएगा, x माइनस वी प्लस 2x माइनस 2E2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2c है ना, हाँ 2, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2v माइनस 2E2 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू आया v/2 प्लस E2/2 ना। ऐसे ही हम लोग y के लिए निकालते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। y वाले पे अब जंक्शन लॉ लगाओ, y वाले पे लगाएंगे तो क्या होगा, y माइनस वी
इंटू 2c, और इधर का लिखेंगे तो हो जाएगा y प्लस E1। इस प्लेट का चार्ज लिखना है ना, तो y प्लस E1 माइनस 0 इंटू 2c इक्वल टू 0। अबे प्रतीक, मैं इसके लिए जंक्शन लॉ लगाया है, मैंने यहाँ के लिए नहीं लगाया है। इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाऊंगा तो इससे ये प्लेट कनेक्टेड और ये प्लेट कनेक्टेड है ना, तो इन्हीं दो का चार्ज लिखूंगा ना। यहाँ के लिए लगाऊंगा तो इसका इसका और इसका लिखूंगा। शिवम, तेरा भी यही डाउट है क्या? घोर पड़े। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2v प्लस 2y प्लस 2e1 इक्वल टू 0। तो 4y इक्वल टू आया 2v प्लस 2e1। तो y इक्वल टू आ गया v बाई 2 प्लस e1 बाई 2 ना। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, v बाई 2 कट जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? यहाँ पे ये माइनस आया है ना। आंसर बी दिया है। सर आंसर भी दिए। हो सकता है गड़बड़ हो, आंसर पे उतना मत जाओ, उनका सोल्यूशन चेक कर लिया करो। सोल्यूशन में सॉल्व करके बी निकाला है क्या? सॉल्यूशन कुछ और ही है। आंसर तो आया होगा ना उसमें लास्ट में। नहीं आया उनका। मतलब उन लोगों ने कुछ और ही लिख के दे दिया, भी निकाल लिया उन लोगों ने, बस खत्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, बट जो ये सॉल्व किया है इसमें कुछ गलत नहीं है ना, इससे जो आएगा वही आंसर है। अभी इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या आ रहा है, x माइनस वाई अगर हम करें तो कितना आ रहा है, सी आ रहा है, सी। e2 प्लस नहीं e1 सॉरी, बाई 2 आ रहा है ना, ए ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट बताओ। ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आंसर गलत है इसका। अच्छा, 11 का भी आंसर गलत है। देखते हैं इसको। ऐसे दिया हुआ है, अब बोला गया है कि इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन x एंड y, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम y टू x फॉर सम टाइम, देन c मस्ट बी। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ का कैपेसिटेंस है, यहाँ का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम y टू x। इलेक्ट्रॉन अगर y से x जा रहा है, मतलब इनको कनेक्ट करने पे करंट ऐसे फ्लो होगी अगर हम कनेक्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे Vx ग्रेटर देन Vy बोला जा रहा है ना, Vx ग्रेटर देन Vy बोला गया है। सर एक्स और वाई ऊपर नीचे हो गया। अच्छा अच्छा, ओके, x y। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम लोग x के जंक्शन लॉ लगाते हैं, एक बार y पे, तो Vx आएगा, Vy आएगा, फिर इस इनक्वालिटी में डाल देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, यहाँ का 25 है, तो यहाँ का भी 0 आ जाएगा,
यहाँ का 25 आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए अगर पोटेंशियल लगाएं जंक्शन लॉ, तो x माइनस 25 इंटू 6 प्लस एक्स माइनस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो इससे आ जा रहा है 6x प्लस 4x 10x इक्वल टू 150 ना, x इक्वल टू आया 15। और y के लिए जंक्शन लॉ लगाएंगे तो y माइनस 25 इंटू 2 प्लस y माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। तो सर ये आ वी वाई जाएगा बड़ा y, होना चाहिए। क्या हुआ? वी वाई बड़ा होएगा ना, क्योंकि वाई से एक्स जा रहा है तो। नहीं नहीं, वो करंट वैसे जाता है। इलेक्ट्रॉन अच्छा y अच्छा अच्छा से अच्छा, x हाँ जा रहा हाँ है तो समझा। करंट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर। मैंने वो मिस्टेक की। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। तो y इक्वल टू आया 50 प्लस, कैलकुलेशन बस एक बार ध्यान से देख लेना ना। तो हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन y है, इसमें डाल दो 15 इज ग्रेटर देन 50 अपॉन में 2 प्लस सी। इसको इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस सी इज ग्रेटर देन 10/3। तो c शुड बी ग्रेटर देन 4/3। तो डी ऑप्शन आ रहा है। क्या है आंसर इसका? डी है, ठीक है ठीक है। सही है सर। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बताओ। थर्टीन का आंसर मैच हुआ है क्या? अच्छा हुआ है, चलो सॉल्व कर देता हूँ। ये नोट हो जाए तो बोल देना। सर एक्सरसाइज 2 के बाद आप मैग्नेटिक लेने वाले हो क्या? बस इतना ही है। अब आज तो 2 का देखना। अच्छा 2 में इतना ही डाउट है क्या? नहीं मतलब है, और तो 2 उसके का हो बाद जाने दे, फिर देखते हैं टाइम कितना है, उससे डिसाइड करेंगे। मैग्नेटिक अभी एक्चुअली में सबने किया नहीं होगा ना। किया है थोड़ा सा। अबे आदित्य, अभी तक क्यों नहीं किया? इतने दिन हो गए मैग्नेटिक फील्ड को, कब खत्म करेगा? थर्टीन देखो अब। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इधर पॉइंट ए लिया गया है और इधर पॉइंट बी लिया गया है, और थर्ड प्लेट और बी को कनेक्ट किया गया है। थर्ड प्लेट और यहाँ पे कनेक्शन बना दिया गया है। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं ना। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे 7 8 के बीच का गैप 2D है ना, बाकी सब जगह डी है। अच्छा, ए सेकेंड प्लेट पे, एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड प्लेट पर ए है और फर्स्ट और इनको भी कनेक्ट किया गया है।
फर्स्ट और फोर्थ को। सर एक प्लेट कम है। सर एक प्लेट कम है। ये कम है क्या? हाँ 1 2 3 हाँ, वो 4। लास्ट में भी प्लेट अच्छा हाँ यार, 1 प्लेट कम हो गई। अरे यार नींद में हूँ मैं भी, लग रहा है मचा रहा हूँ आज तो। बी को यहाँ पे लेना है और फर्स्ट और फिफ्थ को कनेक्ट कर देना है और थर्ड प्लेट को इससे कनेक्ट कर देना है। मतलब बी को कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये कनेक्टेड है तो इस पे ले लेते हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं अब 9 10। तो अब ये क्या क्या हो जाएगा? पहली प्लेट 1 1 के सामने 2 2 और 3 कनेक्टेड, 1 2 3 3 के सामने 4 4 और 5 कनेक्टेड, 5 के सामने 6 6 और 7 कनेक्टेड, 7 के सामने 8 8 और 9 कनेक्टेड, 9 के सामने 10। ये ध्यान रखना ये वाला c/2 का है, अगर बाकी सब c वाले हैं तो ये वाला c/2 है ना, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस 2d दी है ये। फिर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर 4 और 5 से, और यहां से एक पॉइंट लेके आए, इसको b ले लिया है। अरे यार हाँ आज तो बहुत मचा रहा हूं मैं। ये c/2 है, ये c है। ना, और यहाँ पे हमारा 1 से 8 9 के बीच में कनेक्शन है ना, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लेन वायर यूज हुआ है। अगर हम इसको रोटेट करके सामने ले आए ना, पहले तो जो जहां से जहां तक निकालना होता है, अब यहाँ पे हमें ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इनके बीच का निकालना है। तो इसको रोटेट करके सामने ले आते हैं और जिनका जिनका पोटेंशियल सेम दिख रहा है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, जो जो पैरेलल में दिख रहे होंगे। तो अगर हम पोटेंशियल लिखें यहाँ पे VB कुछ आ जाएगा VA देखो जो जो सीरीज में है उनको भी हम साथ में लिखते जाते हैं ना। हमारा ये देखो ये दोनों सीरीज में है तो इनको हम यहाँ पे एक साथ डाल देते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? c और c/2 की। c/3 आ जाएगी ना। तो इस पूरे पार्ट को हटा करके यहाँ पे c/3 लिख देते हैं और इसको रोटेट करके सामने ले आते हैं ना। इस वाले डायग्राम को रोटेट करके सामने ले आते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ए वैसे ही रहेगा। ए से थर्ड और फोर्थ प्लेट आ रही है और यहाँ पर इक्विवेलेंट c/3 लगा देंगे ना। ये पूरा पार्ट हमने हटा करके इक्विवेलेंट लगा दिया ना। तो ये पूरा 5 से लेके 8 तक का पूरा आ गया ना। 5 से 8 तक का 5 से 8 तक का कैपेसिटेंस आ गया। फिर यहाँ पर 9 वाला है, 10 वाला है और ये बी वाला पॉइंट है। और 1 2 को सामने रोटेट करके लाए तो 2 1 हो गया और 1 को हमने 9 10 पे कनेक्ट किया हुआ है, 9 पर। सब सही किया है ना? यहां तक सबको क्लियर है क्या क्या हुआ है? अब देखो इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका होगा और जो इसका होगा वही घूम करके इसका होगा। मतलब ये दोनों किस में है आपस में?
ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना, तो उनमें से कोई एक को हटा के उसकी जगह हम उसका इक्विवेलेंट लगा देंगे ना। मान लो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट लगा देते हैं। c और c/3 का इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 4c/3। तो ये नया डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे। अब मैंने इसको हटा दिया ना, इसको हटा करके यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट लगा दिया 4c/3। अब ये दिख रहा है, ये दोनों अब आपस में किस में है, c और 4c/3 सीरीज में है ना, फिर वो आपस में पैरेलल में है। हो जाएगा अब आगे ये दोनों सीरीज और वो आपस में पैरेलल में। नेक्स्ट बताओ। फोर्टीन देख लो। देखो इसमें बोला गया कि C1 को हम लोग चार्ज करके लाए हैं और C2 से कनेक्ट किया और यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी। इसको देखो हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया है ना, कनेक्ट नहीं किया तो जो भी यहाँ चार्ज था ना, अगर आपने यहाँ पे कोई प्लस माइनस क्यू चार्ज करके आए हो तो यहाँ का जो चार्ज है ये कहीं पे फ्लो करके जा नहीं सकता ना। ये प्लस क्यू कहीं जा सकता है क्या? कहीं नहीं जा सकता है। तो यहाँ प्लस क्यू रहेगा तो उसके सामने माइनस क्यू रहेगा, तो ये प्लस क्यू ऐसे ही बना रहेगा, ये माइनस क्यू ऐसे ही बना रहेगा ना, इधर कोई चार्ज का फ्लो हो ही नहीं पाएगा ना। ओपन सर्किट है ना, ये क्लोज सर्किट नहीं है, तो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बी ऑप्शन आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ग्राउंड से कनेक्ट करने पे आउटर प्लेट का चार्ज तो जीरो होना है, तो यहाँ पे जीरो चार्ज रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। इसको अगर हमने प्लस क्यू दिया तो प्लस क्यू इधर रहेगा, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। अब सारा जो चार्ज दिया था सब यहीं पे रह गया, कहीं और गया ही नहीं। फिर 16th करना है। 16th में है तो कोई इसमें ये बोला गया है कि 16 में कि पहले हमने 10 वोल्ट तक उसको चार्ज कर लिया है। 10 वोल्ट तक चार्ज करने के बाद हम उसको एक बैटरी से लगा रहे हैं, लेकिन बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दिया गया है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। शुरू में इधर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, लेकिन जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज क्या दिखेगा? जब स्विच को क्लोज कर दोगे तो फाइनल स्टेडी स्टेट में ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा ना, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा। तो बाद में इधर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिखेगा, यहाँ माइनस 10 माइक्रोकूलम दिखेगा। तो ऐसा आप बोल सकते हो कैसे हुआ होगा, यहाँ से कितना चार्ज निकला होगा, यहाँ से जब -20 माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा और घूम के ऐसे आएगा, तब जाकर के -10 में से जब
-20 निकलेगा तो +10 आया होगा यहाँ पर। समझ आ रहा है सबको? आप बोल सकते हो कि ऐसे -20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके आया है, या उल्टा बोल सकते हो यहाँ से +20 निकल के इधर को आया है, कोई भी एक कर लो। तो आपको वर्क डन बाई बैटरी पूछा गया है, तो बैटरी से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के साइड में जा रहा है। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। Q कितना है? -20। डेल्टा वी कितना है? इधर से इधर जा रहा है ना, तो फाइनल वोल्टेज लो होगा, तो इसको -10 लिखेंगे, तो 200 माइक्रोजूल। Q को माइक्रो में डाला है ना, इसलिए फाइनल आंसर भी माइक्रोजूल में आएगा, जिसको आप मिली में चेंज कर सकते हो ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मिली जूल। ठीक है, क्लियर है सबको? पोलरिटी चेंज हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट, सेवनटीन देख लेते हैं पहले। सेवनटीन देखो, अभी एक क्वेश्चन किया था ना जो x-y वाला था, करना है भंडारी ये 17 इस टाइप का। अभी एक क्वेश्चन किया था जो x-y वाला था, कर ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। सर उसका आंसर अलग आता है। अच्छा, ऑप्शन में कोई आया कि मैच किया ना, वो हो सकता है आंसर की में गड़बड़ हो। यहाँ पे 23 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड, और ये 3 माइक्रोफैरड, और ये 27 वोल्ट है। तो हमें ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल हमने मान लिया ए है, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया बी है, यहाँ का कुछ मान लेते हैं 0 है, तो ए मतलब 27 ना ए मतलब 27, और बी अगर यहाँ पर है तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 20 बी -23, तो यहाँ का हो जाएगा बी -23। तो अब हमारा केवल एक अननोन है बी, तो जंक्शन लॉ लगा देते हैं। जंक्शन लॉ लगाएंगे तो अगर मान लो हम यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाते हैं, तो इससे ये प्लेट कनेक्टेड है, ये प्लेट कनेक्टेड है, और साथ में ये प्लेट भी कनेक्टेड है ना, इधर से ये जा सकता है चार्ज ना, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज लिखेंगे। समझो, जंक्शन लॉ में इस जंक्शन से ये प्लेट कनेक्टेड है, ये प्लेट कनेक्टेड है, और इधर से जा करके ये प्लेट भी कनेक्टेड है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा और सोच लेने दो। सर चारों प्लेट कनेक्टेड है, कौन सी चारों प्लेट? वो 1 माइक्रोफैरड की दोनों। अच्छा, सर सिर्फ 1 और 3 पे लिखेंगे ना? 1 और 3 पर। हाँ, क्योंकि देखो वो मतलब इन दोनों का सम ऐड होके 3 वाले में जाएगा ना, इसलिए। मतलब हाँ, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं
कि जितना इस पे आया होगा उसका अपोजिट यहाँ आया होगा, तो इसका चार्ज तो कुछ भी हम लिखेंगे नहीं दोनों का मिला करके, क्योंकि यहाँ से जब कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, हाँ ये भी कनेक्टेड है ना। इस जंक्शन से देखे तो ये प्लेट कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, यहाँ से आके ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इन दोनों का तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसका लिख देते हैं और इसका लिख देते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 27 माइनस बी प्लस 23 इंटू 1 प्लस इधर से आएंगे तो ये 0 है, तो 0 माइनस बी इंटू 3 ये इक्वल टू 0। तो इससे देखो b की वैल्यू कितनी आ जा रही है 27 प्लस 23, ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 4b ना। तो b इक्वल टू आया 25/2 और a की वैल्यू 27 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 27 माइनस 25/2 कितना आ जाएगा 54 माइनस 25/2 कितना आ जाएगा तो कोई मैच नहीं किया ये तो। हाँ सर वही बोल रहा था मैं, नन आता है। आंसर की में क्या दिया है 17। एक बार फिर से कर लेते हैं ना। देखो अगर हमने यहाँ का पोटेंशियल 0 लिखा तो हम यहाँ का 27 लिख सकते हैं ना, और यहाँ का अगर b लिखा तो हम यहाँ का बोल सकते हैं b माइनस 23 ना। ये दोनों का डिफरेंस 23 है, ये हाई साइड वाला b है, तो इधर वाला क्या होगा b माइनस 23 ना। प्रथमेश समझ आया ये क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने इस पे जंक्शन लॉ लगाया, जब इस पे लगाया तो इससे कितनी प्लेट कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, बैटरी मतलब बैटरी के थ्रू तो चार्ज पास होता है ना इधर से इधर, तो ये भी कनेक्टेड मानेंगे ना, इधर से आकर के ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट। तो इन चार प्लेट का चार्ज का सम निकाल के 0 करेंगे। अब इन दोनों का तो ऑलरेडी 0 है, इक्वल एंड अपोजिट, तो केवल हमें इसका लिखने की जरूरत है और इसका लिखने की जरूरत है। तो यहाँ का लिखना है तो ये हाई मानेंगे, ये लो मानेंगे, दिस माइनस दिस इंटू सी, और इधर का जब लिखेंगे तो दिस माइनस दिस इंटू सी, और ये बराबर 0 कर देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सर हेलो। हाँ सर अगर अब हम लोगों ने बी क्या यहाँ पर चेक किया जंक्शन लॉ से, तो भी वही ऐसे में आंसर आएगा। सेम आ रहा है क्या, नहीं मतलब हाँ आएगा ना, उसमें थोड़ी क्योंकि फर्क पड़ता है कि कहाँ जंक्शन लॉ लगा रहा है। देख यहाँ लगाएगा तो ये हाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इधर से घूम के आएगा, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो इन दोनों का मत लिख, केवल इसका लिख दे और इनका लिख दे ना, तो वही सेम आ जाएगा फिर से। ठीक है सर, नहीं मतलब हाँ ठीक है चलो। सर वो ए और 0 के बीच में का प्लेट क्यों नहीं लिया। इसमें देख दोनों लेना था ना, ये प्लेट भी लेना था, ये प्लेट भी लेना था, तो दोनों लेंगे तो वो तो ऑलरेडी आपस में ही 0 हो जाएंगे ना। इस पे प्लस आया होगा, इस पे माइनस आया होगा, तो इन दोनों का सम आपस में ही 0 है, तो यहाँ पे लिख करके दोनों का 0 करने से वही बात आएगी ना। इसका एक का लिख दो प्लस एक्स, एक का माइनस एक्स, वो भी लिख दो, वो 0 हो गया, बाकी का ही बचेगा ना केवल। जंक्शन लॉ मतलब जंक्शन से कनेक्टेड हर एक प्लेट का चार्ज लिखना है और सबका सम बराबर जो इनिशियल चार्ज है, इनिशियल सब 0 था तो उस हिसाब से कर दिया है। आदित्य कैसे निकाला था आंसर, थोड़ा बता हम लोगों को, इधर तो आ नहीं रहा है। सर वो b माइनस 23 का पॉइंट है ना, b माइनस 23, हाँ उसको x मान लिया था मैंने, हाँ, तो वो b पॉइंट आ गया x प्लस 23। तो b पॉइंट आ गया x प्लस 23, हाँ तो ना वो छोटा सर्किट है ना, उसमें केवीएल लगाए थे, मतलब चार्ज कंजर्वेशन, तो मतलब
x इसके प्लस लिए थ्री। बता, इसके लिए चार्ज कंजर्वेशन बोल रहा है, इसके लिए हाँ वो जंक्शन छोटा। यहाँ पे तो जंक्शन लॉ वो बोल रहा है ना। हाँ जंक्शन लॉ में ये कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट की थी? तूने पक्का यही गड़बड़ किया होगा, ये प्लेट लेनी थी, ये लेनी थी, इधर से घूम के ये लेनी नहीं थी, सर, और वो वहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन किया था फॉर 3 into x plus 23 is equal to 1 into 27 minus x। एक मिनट थोड़ा धीमे बोल यार। देख तूने बोला 3 into x plus 23। x plus 23। हाँ तो वो b minus 23x था। इसको तूने x माना था, ये 23 प्लस x था, तो जंक्शन लॉ हाँ में पहले इधर का बता रहा है, हाँ तो x plus 23 माइनस 27 minus x is equal to 0। और इधर का तूने बस हाँ इन दोनों को लगाया। हाँ तो आ गलत गया था लगाया सर ना, जी। गलत लगाया ना तूने जंक्शन लॉ। इधर से वायर, ये वायर की तरह लेगा बैटरी को, हाँ समझा बैटरी सर। से चार्ज पास होता है ना भाई, वो ब्रोकन वायर थोड़ी होता है बैटरी। नेक्स्ट बताओ। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड देखो ना, एक सेकंड। हाँ हो गया हो गया। सर हम्म। सर हाँ, इसमें वो 23 वाले साइड का जो 3 माइक्रोफेरेड का है उसका रोल ही नहीं आया किधर सॉल्विंग में। इधर सॉल्विंग में नहीं आया। आया ना यहाँ पे देख, ये 23 जो यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाया तो इसमें ये 23 आया है ना। नहीं ये 23 वोल्ट वाले साइड के बैटरी का है, उधर का कैपेसिटर। इसका हाँ हाँ। इसका रोल नहीं आएगा ना सर, उसका रोल क्यों आएगा? नहीं, उसकी बात भी सही है। नहीं ना सर, ये जो पोटेंशियल बैटरी तो इन्फिनिटी है, मतलब पोटेंशियल तो रखेगी अपना। ब्रह्म की सर बी पे वापस बोलो ना कैसे लगाना है, कौन सा ये करना है इग्नोर। एक ये क्योंकि अगर बी पे नॉर्मल लगे तो 6n/4 आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, देखो ये जो दो है ना, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इस हाँ रोल नहीं। पैरेलल में लगे हैं ये दोनों। हाँ इस पे तो अलग से चार्ज आएगा, इसकी वजह से इस पे अलग चार्ज आएगा। आप इसको चाहे तो इस साइड बना लो और इसको इस साइड बना लो ना, इन दोनों की वजह से ये बीच में क्या हो रहा है, बस वही रोल देखना है। क्योंकि ये तो पैरेलल में लगे ना, इसका चार्ज तो फिक्स है कितना आना है और इसका भी फिक्स है कितना आना है। जो मैंने कर दिया वही सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अब आगे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। जंक्शन लॉस हम लोग समझ लो कि बैटरी के थ्रू भी अगर कोई प्लेट कनेक्टेड है तो उसको भी लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बताओ। 28। देखो, अबे 20 सूजर क्यों पूछ रहा है? सब ऑल्टरनेट प्लेट जब कनेक्टेड रहती हैं तो सब पैरेलल में है ना, तो और सबके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 10 आएगा। और सी प्लेट का चार्ज पूछा गया है। एक मिनट। हाँ, सी प्लेट का चार्ज पूछा गया है ना, तो सी प्लेट मतलब उसके दोनों साइड का चार्ज बताना है। तो चार्ज Q इक्वल टू CV निकाल के डबल करना है। 20 लिखो सुजल, सी प्लेट में दोनों साइड में चार्ज आएगा, Q इक्वल टू CV लगा दे और उसको डबल कर दे दो साइड का मिला करके। 26 देखो,
A parallel plate capacitor is filled with a dielectric whose permittivity varies with applied voltage. The same capacitor is charged to this much voltage connected in parallel to the first non-linear uncharged capacitor. Voltage across the capacitor is, देखो ये बोला जा रहा है 26 में एक कोई हमने कैपेसिटर लिया हुआ है और इसमें जो ये मीडियम डाला डाइलेक्ट्रिक वाला, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो परमिटिविटी, मतलब वही डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी अल्फा इंटू वी दिया हुआ है। और इसके साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करके कनेक्ट कर दिया है और इसको जो चार्ज किया गया है वो 156 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। तो मान लो फाइनल जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, हाँ अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। अब मान लो फाइनल जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है दोनों के क्रॉस कुछ V नॉट आ रहा है, तो अब हम लोग इन दो प्लेट पे जो चार्ज है उसका सम कंजर्व कर देंगे। इस प्लेट पे अब चार्ज कितना बोलोगे, अगर इसका वोल्टेज V नॉट आया तो इसका K कितना आ चुका है, ये आ चुका है ना, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना बोलोगे, अगर इसकी कैपेसिटी C है तो इसकी कैपेसिटी K टाइम्स C होगी, K मतलब V नॉट ना, नई इसकी कैपेसिटी ये आ रही होगी ना, तो इसका चार्ज होगा C इंटू वी प्लस इसका चार्ज C इंटू वी, ये बराबर होगा इस पे चार्ज, क्योंकि शुरू में ये अनचार्ज था, तो C इंटू 156, C कॉमन होकर के कट जाएगा तो ये आ जाएगा V नॉट का स्क्वायर प्लस V नॉट माइनस 156 इक्वल टू 0। तो अब ये V नॉट में क्वाड्रेटिक बन गया है। क्या रूट्स आने चाहिए इसके, ट्वेल्व और 13, ट्वेल्व 13 आ रहा है रूट्स ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है। तो इससे V नॉट की वैल्यू एक तो आएगी -12 -13 या फिर +12, तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट 28, ट्वेंटी नाइन है, अच्छा 29 देखो, कैपेसिटर इज 28 है, 28 देख लो। A parallel plate condenser with dielectric constant K between plates has a capacity C and is charged to potential V. देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ में इसकी कैपेसिटी कुछ C है और इसको हमने V वोल्ट तक चार्ज किया।
अब V वोल्ट तक चार्ज करके फिर इसको निकाला और फिर वापस रखा, तो निकाला और फिर वापस रखा, तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय सिस्टम पूछा गया है ना। एक मिनट मुझे जरा सोच लेने दो इसमें। देखो यहाँ पर जो वर्क डन आप निकालोगे तो वर्क डन बराबर डेल्टा यू लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जब आप इसको पुल कर रहे होगे तो एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाला इधर लगा रहा होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को पुल करने में वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, पहला पार्ट वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ेगा। फिर जब वापस से वो रख रहा होगा, जब वापस से रखने आएगा तो इलेक्ट्रिक वाला इधर लग रहा होगा और एक्सटर्नल वाला ऊपर को लगा रहा होगा, और इस बार डिस्प्लेसमेंट नीचे को होगा, तो इस बार अगली बार का एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निगेटिव होगा। तो फोर्स दोनों बार सेम लगता है कांस्टेंट, और यहाँ पर वर्क डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हर बार 0 आएगा ना, दोनों बार का मिला करके। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम का वर्क चाहिए तो बराबर डेल्टा यू कर देंगे ना, कंजर्वेटिव का वर्क चाहिए तो वो भी 0 है, तो नेट 0 आना चाहिए। आंसर एक बार चेक करो इसका क्या आ रहा है। एफ एक्सटर्नल 0 कैसे बोला सर आपने, वही बस समझो ना। एक बार इसका आंसर बताओ क्या है। 28 0 है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट को देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहली बार एक्सटर्नल एजेंट इधर को फोर्स लगाएगा, ये अंदर को खींच रहा होगा, और ये जब स्लोली खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट पहली बार ऊपर को होगा ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा पहली बार में, और दूसरी बार में डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा और ये ऊपर होगा, तो इस बार का इसका वर्क कितना है, हाँ सर समझा समझा। निगेटिव होगा, तो दोनों बार का मिला करके 0 हो जाएगा ना। तो एक्सटर्नल ने तो कुछ किया नहीं, अब बचा केवल कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम का, तो सिस्टम के लिए बस कंजर्वेटिव के लिए डेल्टा यू कर दो, और डेल्टा यू में कोई चेंज आया नहीं है, यू में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, समझ लो सभी लोग। 29 करें आप। तो कोई ये बोला गया कि कोई कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और चार्ज कर लिया, और इसमें यू एनर्जी स्टोर हो गई है। तो यू मतलब कितना रहा होगा, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हाफ के इंटू सी, बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस मान लिया सी है, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ के सी इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं जो भी चार्ज आया होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी मतलब के सी। फिर अब हम इसको पुल करके बाहर निकाल रहे हैं। पुल करके जब हम बाहर निकालेंगे तो पुल करने में 4u का वर्क करना पड़ा। देखो यहाँ पे कोई भी टाइम पे हम इसको स्लोली पुल करके बाहर निकाल रहे होंगे, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को वर्क करेगा उतना एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे बाहर को वर्क कर रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम सोचें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बराबर होगा डेल्टा यू, बाद में डेल्टा यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c फाइनल यू। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2kc। इसको हम लोग u बोल रहे हैं ना, अगर u है तो ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स u
ना, तो ये जो टोटल वर्क डन आएगा ना, इसकी वैल्यू हमें बराबर कर देनी है 4u के। तो k की वैल्यू इससे 5 आ जा रही है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट सेम वर्क करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसको स्लोली मूव कर रहे हैं। तो हमने जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क था वही मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ना, बस साइन का डिफरेंस होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए वही यूज कर लिया है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे इसको स्लोली मूव करा रहे हैं ना, तो जितना फोर्स एक्सटर्नल लगाएगा इधर को उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में लगा रहा होगा। दोनों इक्वल वर्क कर रहे होंगे, एक प्लस में कर रहा होगा एक माइनस में, तो मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे ना। डेल्टा के हमेशा जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाया और उसमें वर्क को एक्सटर्नल एजेंट का यूज कर लिया, मैग्नीट्यूड। एक मिनट जो और सोच लें दो इसमें जरा सा। ठीक है ठीक है, समझ आया सबको? आंसर एक बार चेक कर लो इसका। हाँ वेदांत, बोला नहीं है लेकिन फास्ट का तो कोई लिमिट नहीं है ना, कुछ नहीं बोलेंगे तो स्लोली लेना पड़ेगा। फास्ट तो कितना भी फास्ट कर सकते हैं, फिर क्या करोगे? नेक्स्ट। फोर्टी। 36। 36 देख लो पहले। अबे 36 तो क्या डाउट पूछ रहा है आदित्य यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 36 में बोला गया एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, फिर इसको हमने एक रेसिस्टर के थ्रू ऐसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस रेसिस्टर को एक कोई ब्लॉक में लगा दिया गया है, तो जो भी हीट जनरेट होगी इस ब्लॉक को मिलेगी ना। इस ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट s है, और अगर इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे कितनी हीट जनरेट हुई होगी, जितनी भी यहाँ पे चार्ज रहा होगा, जितना भी शुरू में एनर्जी स्टोर रहता है सब खत्म हो जाता है ना आरसी सर्किट में, सब डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो हाफ CV²। ये सारी की सारी एनर्जी इसका बाद में हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब MS डेल्टा टी। तो V की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है आदित्य, समझा? 40 देखो अब। In the circuit shown, when a switch is closed, the capacitor is charged with time constant T1, and when switch is open, capacitor discharged with time constant T2। हमें ये टाइम कांस्टेंट निकालना है ना।
देखो चार्जिंग के टाइम पर अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, बैटरी को उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे ना, और फिर कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट आर निकालोगे। यहाँ पे देखो ये बैटरी आइडियल है, कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया, तो इसको प्लेन वायर ले लेंगे ना, तो चार्जिंग के टाइम का डायग्राम क्या हो जाएगा, चार्जिंग के टाइम पे ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ गया तो इसका मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, ये शॉर्ट हो गया ना, प्लेन वायर से कनेक्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया तो ये हट जाएगा। तो आप कैपेसिटर के क्रॉस केवल रेसिस्टेंस कितना बचा, ये एक आर बचा ना, यही इसको आप सामने उठा के ला सकते हो। नहीं ये सब हटा दो, बस ये एक सामने ये लगा दो यहाँ पर, तो ये टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, आर सी। और डिस्चार्ज होने के टाइम में केवल क्या रहेगा, डिस्चार्ज होने के टाइम पर, ये चार्जिंग के टाइम पे था, डिस्चार्ज होने के टाइम पर ये दो रेसिस्टेंस ऐसे सीरीज में मिलेंगे ना, आप इसको खिसका के यहाँ सामने ले आओ ना, टोटल मिला करके 2R हो जाएगा ना। डिस्चार्ज होने के टाइम में बैटरी हट जाएगी, दो रेसिस्टेंस सीरीज में दिख रहे होंगे, तो टाइम कांस्टेंट 2R इंटू सी दिख रहा होगा, तो τ1/τ2 निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट, फोर्टी वन में बोला गया है ए आइडियल और बी का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये दूसरे साइड से कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड नहीं होगा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना, कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड होगा। सर। उसमें सोल्यूशन में देखा क्या तूने, नहीं मतलब फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। हाँ क्वेश्चन में कुछ डाउट आया करे तो सोल्यूशन वाला डायग्राम देख लिया करो, तो समझ आ जाएगा कि करेक्शन तो नहीं है। सर सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं है। अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का है, तो ऐसे तो करंट कोई फ्लो नहीं हो सकती है, तो करंट बहुत कम होगी और स्लोली स्लोली देखो ये जो वोल्ट मीटर है इसको कनेक्ट करके सॉल्व किया है क्या, हाँ कनेक्ट करके सॉल्व किया सर। कनेक्ट करके सॉल्व किया है, सर वो पोटेंशियल लिख दो ना। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये जो बी वाला स्विच है, बी वाला वोल्ट मीटर है, उसको हम सामने भी बना सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी वाले को यहाँ पे बना देते हैं ना, ए वाला ऐसे है, तो
जैसे स्विच क्लोज किया तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा ना ऐसे, तो कोई भी टाइम पर ये दोनों अभी पैरेलल में दिख रहे होंगे ना, जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही इस साइड का होगा, जो यहाँ का होगा वो इस साइड का होगा ना। यहाँ पे एक सिंपल रेसिस्टर इमेजिन करोगे ना, आरसी सर्किट है, तो दोनों ये पैरेलल में होंगे ना, तो जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहाँ का होगा, और यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस इसकी रीडिंग में दिखेगा, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस इसकी रीडिंग में दिखेगा, तो दोनों टाइम पे इनका रीडिंग सेम दिखेगा। तो एट ऑल टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये आंसर होना चाहिए। क्या आंसर दिया है इसका? वही है। हाँ, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा ना। समझ आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं खिसका करके इधर सामने ला सकता हूँ ना। जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है तो उधर कुछ भी करंट वगैरह नहीं ले जानी ना, बस उधर यही सोचोगे जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस है वो डायरेक्ट रीडिंग दे रहा है। 46 देखो अब, फोर्टी सिक्स में बोला गया कि हमने एक बैटरी ले ली है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, R1 दिया है 7, R2 दिया है 3, और चार्ज ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, और जब ये 2 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, 2 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, मतलब यहाँ चार्ज कितना आ चुका है? 4 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ पे आप सीधे ऐसे सोचोगे कि कैपेसिटर जब भी चार्ज होता है, तो अगर ये क्यू चार्ज तक चार्ज हुआ है तो उसको चार्ज होने में जितनी भी यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होगी उसका डबल यहाँ पे वर्क हो चुका होगा ना। क्यू चार्ज यहाँ आया तो क्यू यहाँ से पास हुआ होगा ना, समझो। तो यहाँ क्यू इंटू वी का, आरसी सर्किट में क्या होता है, क्यू इंटू वी वर्क होगा, जबकि हाफ क्यू वी एनर्जी स्टोर हो पाती है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सा और सोच लेने दो। अभी क्यू इंटू वी, देखो यहाँ पर हम ये बात अभी 50% वाला नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अभी करंट यहाँ पे भी फ्लो हो रही है ना। अगर हम जैसे यहाँ पे बोलते कि जब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही यहाँ का होता, तो हम बोलते कि क्यूवी एनर्जी यहाँ स्टोर हुई है और उधर क्यूवी वर्क हुआ है, 50% का लॉस हुआ है। बट यहाँ का टोटल भी अभी इसको नहीं मिला है ना, यहाँ पे भी वी है। समझ रहे हो ना? इसको आप ऐसे बना लो, सामने कर लो तो और समझने में इजी होगा। अभी जब करंट आ रही है तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस प्लस यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस इसके बराबर होगा ना।
अगर ये यहाँ पे करंट स्टेडी स्टेट में ऐसा हो जाता है फाइनल ना, टोटल जब हम निकालेंगे इनिशियल से फाइनल तक तो वो चीज आ जाएगी। अभी ये 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, अभी चार्जिंग चल रही है ना, चार्जिंग चल रही है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है इसका, R1 R2 और R1 प्लस R2 2.1 टोटल है ना। तो कोई भी टाइम पे सर्किट में करंट कितनी जा रही होगी, I इक्वल टू आई नॉट मतलब V बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ कितना बोलोगे, आर सी, आर मतलब 2.1 इंटू सी, माइक्रो सेकेंड में आएगा ये टाइम कॉन्स्टेंट। कोई भी टाइम पे आपकी ये करंट है ना, वैसे करंट से ज्यादा अच्छा पता है क्या होगा कि हम लोग यहाँ बैटरी का वर्क देखें और यहाँ पर इसके अक्रॉस का एनर्जी स्टोर देखें, डिफरेंस ले ले उतना हीट में गया होगा ना, यहाँ से नहीं निकालते, यहीं से निकालते हैं। अगर इसमें 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आया तो बैटरी ने कितना वर्क किया है, 4 माइक्रोकूलम ऐसे क्रॉस हुआ होगा ना, तो बैटरी का वर्क कितना हो चुका है। अगर देखो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज आया तो बैटरी का वर्क निकालो, बैटरी से 4 माइक्रोकूलम चार्ज क्रॉस हुआ होगा ना, प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऐसे गया होगा ना, तब बैटरी ने वर्क कितना किया, 24। 4 इंटू 6 24 माइक्रोकूलम माइक्रोजूल का वर्क हुआ है। और अभी एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, वी अभी 2 वोल्ट है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइक्रोजूल, नहीं इतना टोटल अभी स्टोर हुआ है और बैटरी इतना वर्क कर चुका है, तो हीट में कितनी एनर्जी जा चुकी है, 20 माइक्रोजूल की एनर्जी हीट में जा चुकी है। अब 20 माइक्रोकूलम की हीट में जब जाएगी तो यहाँ पे देख रहे हो इनके क्रॉस जब हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा तो दोनों पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किस रेशियो में होगा, ऊपर वाले में वी स्क्वायर बाई आर वन, नीचे वाले में वी स्क्वायर बाई आर टू। तो वी तो दोनों में हमेशा सेम होगा, लेकिन जिसमें R1 ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस कम होगा, तो दोनों में जो हीट प्रोड्यूस है वो किस रेशियो में होगा हमेशा पैरेलल में, R2 बाई R1 में ना। पूरा सम हमें पता है टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है 20 दोनों का मिला करके। अब हमें केवल किस में निकालना है, R2 वाले में निकालना है ना, R2 वाले में अगर हमें निकालना है ना, इसमें निकालना है S2 निकालना है, तो S2 बराबर क्या होगा, R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल हीट प्रोड्यूस। R1 कितना है 7, नीचे 7 प्लस 10 इंटू 20, तो 14 आ जाएगा आंसर। कुछ समझ आया मैंने क्या क्या किया है, मैंने पहले ये निकाल लिया कि टोटल हीट प्रोड्यूस कितना हुआ है और फिर वो उनके रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा क्योंकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वो लगा दिया। स्टोर हमें पता है कितना हो रखा है, स्टोर एनर्जी, बैटरी ने वर्क कितना किया वो पता है, तो जो डिफरेंस होगा उतना हीट में चला गया है। अगर स्टेडी स्टेट आ चुका होता तो हम डायरेक्ट बोल देते 50% हीट में गया है ना, बट अभी स्टेडी स्टेट नहीं आया ना, चार्जिंग चल रही है। और है डाउट इसमें, सर 45 एक बार देख लो ना, सिर्फ उसका मतलब कोई छोटा तरीका है क्या। देखता हूँ। अच्छा, इसमें एनर्जी स्टोर का हमें रेट पूछा गया है ना,
हाँ सर, वो 2 बार डिफरेंशिएट ई ई में करना पड़ता है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है पर तो भी। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। पहले इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये रेट पूछा गया है। तो कोई भी टाइम पे अगर क्यू चार्ज आ चुका है, देखो ये जो इसका डिफरेंशिएशन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना, डी यू बाई डी टी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यू तो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन रेट पूछा गया हमें कि रेट क्या हो रहा है। हाँ तो रेट इसका डिफरेंशिएशन। कैपेसिटर इज स्टोर्ड। अब डी यू बाई डी टी का डिफरेंशिएशन का क्या हो रहा है, ये पूछा गया है। अरे यार, 1 मिनट रुको, फिर मुझे सोचने दो ना। हमेशा इंक्रीजिंग ही आ रहा है, क्या आंसर है? नहीं सर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस है। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस ए है। ए ए। हम्म, देखो मैं ऐसे सोच रहा था कि मान लो कोई भी टाइम पे पर सेकंड ये कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो ई इंटू आई, और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो पर सेकंड गेन कितना हो रहा होगा, यही होगा ना डी यू बाई डी टी की वैल्यू। हाँ सर। तो अब ये डी यू बाई डी टी, अच्छा ये डी यू बाई डी टी पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। हाँ, इसकी एक स्टेप आगे हो। इसका एक स्टेप आगे का। तो अगर हम इसको मान लो डिफरेंशिएट करते हैं, आई कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी आई बाई डी टी इंटू आर प्लस ई माइनस आई आर।
मतलब डिफरेंशिएट करना ही पड़ रहा है, अब वो देख लो कैसे सिंपल थोड़ा पड़ेगा। चलेगा सर, चलेगा, समझ गया मतलब। सर ये नया समझा ना, ये आपने क्या किया ये सेकंड डिफरेंशिएशन में? सेकेंड में मैंने एक बार आय को बार किया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे अच्छा को। अच्छा, चेन रूल, ओके सॉरी। हाँ। अब डी आई बाई डी टी, आय तो हमेशा इंक्रीज ही होता, सॉरी आय हमेशा डिक्रीज होता है ना, तो ये वाला हाँ टर्म नेगेटिव है। और आई आर शुरू में आई आर की वैल्यू ई के बराबर होती है, तो ये हाँ आई आर है, तो ये भी शुरू में निगेटिव रहा होगा ना। तो शुरू में ये वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में आई आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव रहेगा हमेशा, तो बाद में प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बाकी वही है, डिफरेंशिएशन है, फंक्शन पता है, आप कर लो ऐसे ही। ओके सर। हो गए सारे डाउट? Yes. एक्सरसाइज टू कंप्लीट। हाँ उमंग, देखता हूँ क्लोज किया जाए। हो गया एक्सरसाइज 2। अब ये बताओ एक्सरसाइज 3 के लिए करंट का भी एक्सरसाइज 3 बचा है ना डिस्कस करने को। करंट का एक्सरसाइज 3 बचा है ना करने को, तो वो 3 के लिए क्या किया जाए, अलग से कुछ लगाना ही पड़ेगा। जो सॉल्व किए होंगे बच्चे वही आना, ये नहीं कि सब लोग आ जा रहे हो और सारे क्वेश्चन पूछ डाल रहे हो। एक्सरसाइज 3 जो होगा, नेक्स्ट वीक तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का करना पड़ेगा, 1 2 तो सबका क्लास में करना मस्ट है। तो सैटरडे को अपन कर लें एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन। देखो जो थर्सडे वाला होगा, थर्सडे वाला जो डाउट सेशन रहेगा, वो तो हमेशा जो एक्सरसाइज 1 2 का रहेगा वो रहेगा ना। अगर वो खत्म हो चुका है तभी वहां 3 करेंगे, नहीं तो 3 के लिए अलग से ही करना पड़ेगा। ट्यूसडे को रख लें 3 का डिस्कशन, लेकिन किस टाइम पे रखे ट्यूसडे को? थ्री मेनली देखो जो बच्चे किए होंगे उनके लिए ही है ना, सब लोग नहीं आना उसमें, जिन्होंने नहीं किया है जो करके आना है उसमें। वेडनेसडे को तो ट्यूसडे को शाम को क्लास रहेगी सर की, और जिस दिन मेरी क्लास है उसी दिन हो पाएगा डिस्कशन ना। ट्यूसडे के अलावा फिर बचता है, सुबह तो मेरी क्लास रहेगी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को क्लास के बाद 1 घंटे रख दूं डिस्कशन। ट्यूसडे को क्लास के बाद 1 घंटे करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन, 1 घंटे करेंगे उस टाइम पे केवल ना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन ट्यूसडे को क्लास के बाद ना। बाकी तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड खत्म करो ना। इस टाइम पे एकदम वो नहीं करना कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर ईएमआई भी अब खत्म होने वाला है, 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा ईएमआई। तो होमवर्क करते जाओ, 1 2 तो सबका करते जाओ, 3 आराम आराम से करो। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ।